सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरा डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, क्या क्या इसके पार्ट्स है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। एनाटोमी फिजियोलॉजी दोनों मिक्स रहेगा, एनाटोमी भी रहेगी और फिजियोलॉजी भी रहेगी। देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है वो समझिएगा। तो रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल फूड इनसाइड ऑफ बॉडी सेल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सबसे पहली चीज है कि भैया देखो, श्वसन तंत्र बढ़ रहा है तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की दर समझ रहे हैं, श्वसन को समझ रहे हैं, तो हमें पहले रेस्पिरेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बोला गया है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अणु ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा उत्पन्न या ऊर्जा प्रदान होती है। ऐसी प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, कैसे हो रहा है देखिएगा। जब भी आप सांस लिया और छोड़ दिया, इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो मैकेनिकल मैकेनिज्म जो कि हम लोग फेफड़ों से लेते हैं, सांस लिया और छोड़ दिया। दूसरी प्रोसेस होती है केमिकल, वो भी हमारी बॉडी की एक एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन चलता है, वो केमिकल रेस्पिरेशन के अंदर आता है, वो भी हमको इसी के अंदर समझना होगा। देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक चीज ली है, यहाँ पे आपको ग्लूकोज का एक फॉर्मूला लिखा है C6H12 और O6। क्या होता है, जब भी हमने कोई खाना खाया, जब भी मैं बॉडी में खाना खाऊंगा तो खाना जाएगा मेरे पेट के अंदर, पेट के अंदर से वो ग्लूकोज में टूट के हमारे सेल्स के पास जाएगा। सेल्स में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, वहां पर जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस H2O की वेपर भी बनती है। साथ में यहाँ पर एक चीज रिलीज हो रही है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP एक ऊर्जा का मॉलिक्यूल होता है जो कि आपके शरीर को ऊर्जा देता है। मैं बोल पा रहा हूँ, मैं वर्किंग कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में ऊर्जा है, मैंने खाना खाया है। खाना खाएंगे, स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज बनेगा, सेल्स के पास जाएगा। सांस लिया, रेस्पिरेशन किया तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन से जब ग्लूकोज क्रिया करेगा तो ATP बनेगा। इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, इतना क्लियर है कि भाई रेस्पिरेशन होता क्या है। देखिएगा, दो टाइप से रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले ही बताया, दो टाइप से रेस्पिरेशन होती है। पहली है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होती है समझिएगा। External respiration take place between lungs and atmosphere. It is called mechanical process and in this process energy is utilized. समझिएगा, बोला है कि बाह्य शोषण की प्रक्रिया फेफड़ों और बाहरी वातावरण के बीच में होती है। इस प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होती है। ये क्या है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्या है ये है, देखो मैं बताता हूं। बस यही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। मैकेनिकल क्या है, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, फिर लिया फिर छोड़ दिया। अब हम कर क्या रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारी ऊर्जा खर्च होती है। क्या, मैंने सांस लिया, सांस लेने में मेरे शरीर को मेहनत करनी पड़ी, सेल्स को काम करना पड़ा, फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने लिया, तो मेरे शरीर को काम करना पड़ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपको नहीं मिल रही है। ऊर्जा कहाँ मिलेगी, जब आप सांस लोगे, वो सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन है आपके ब्लड सेल्स तक जाएगी, आपकी बॉडी में ब्लड में जाएगी, हर एक सेल्स तक जाएगी, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस होगी और फिर ग्लूकोज टूट के आपकी ऊर्जा बनेगी। यानी कि ओवरऑल सांस लेने से ऊर्जा नहीं मिलती है, सांस लेने से जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे ग्लूकोज के साथ क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल तो समझ में आया, मैकेनिकल है, फेफड़ों के द्वारा करते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल, मतलब ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। उसके बाद जब कुछ काम करेंगे तब तो ऊर्जा मिलेगी। अब हमें ऊर्जा मिलेगी, किस में मिलेगी, इंटरनल रेस्पिरेशन। इस लाइन को पढ़िएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ सेल mitochondria. It is also called chemical process. In this process energy synthesize, यानी कि अंतःश्वासन। देखिएगा, आपने 12वीं में भी पढ़ा होगा, बाह्य श्वसन और अंतःश्वासन, मतलब सेल के अंदर। अंतःश्वासन की प्रक्रिया हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यह प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं एवं इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा
ऊर्जा उत्पादन होता है एटीपी के रूप में। हमारी बॉडी में सेल्स जो काम करेगी यहाँ पे वो ऊर्जा का उत्पादन होगा, एनर्जी सिंथेसाइज होगी, ना कि यूटिलाइज। यूटिलाइज कब होगी? जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो ऊर्जा काम आई, उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। जब वो ऊर्जा हमारी सेल्स के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ग्लूकोज से क्रिया करेगी और एटीपी देगी, वो हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगी। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं एक्चुअल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। देखिएगा दो तरह से होते हैं, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है लोअर। अपर में क्या क्या आता है? मुंह आ गया, नाक आ गया, ओरल माउथ आ गया, आपकी लैरिंग्स आ गया, अंदर गया, फेरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, लंग्स आ गया। फिर लंग्स में आपका जो स्टार्ट होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी में आता है। तो अपर में क्या क्या आएगा? नोज आती है, नेजल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, स्वर यंत्र और ग्रसने जिसे हिंदी में कहते हैं। लोअर में क्या क्या आएगा? ट्रेकिया आता है, 2 ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकाइस के अलावा आपके ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वियोलाइज आती है और लंग्स आते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हो। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपकी नेजल कैविटी आई, फेरिंग्स आया, लेरिंग्स आया। लेरिंग्स यहाँ पे होता है, फेरिंग्स ऊपर होता है, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आया? आपका ट्रेकिया आ गया, उसमें आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई आ गई, लंग्स आ गए, ये रही ब्रोंकाई, ये फेफड़ा, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग डिटेल में आगे करने वाले। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब ऊपरी श्वसन तंत्रों के बारे में बात करेंगे। इसमें आती है नोज एंड नेजल कैविटी। नाक की बात की जा रही है, नासिका और नासिका गुहा के बारे में। क्या है? नोज इज अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आउटर इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, नाक है डायरेक्टली बाहरी तंत्र से कनेक्टेड है, नासिका हमारे ऊपरी वाले श्वसन तंत्र का भाग होती है या सीधे बाहरी वातावरण से जुड़ी। बाहरी वातावरण मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है नाक, ठीक है। फ्रंट ऑफ नोज फाउंड 2 नोस्ट्रिल्स विच इज इंटरनली कनेक्टेड विद नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि अंदर से कहाँ से जुड़े रहते हैं? इंटरनल नेजल कैविटी से। अंदर नाक होती है, नेजल कैविटी होती है। अब देखो इसमें यह हमारे नाक, यहाँ पे नोस्ट्रिल से जो कि इंटरनल नेजल कैविटी से जुड़े और फिर वो आगे जाके हमारे सांस नली से जाकर जुड़ जाता है, ताकि हम नाक से सांस लेते तो फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। इनसाइड ऑफ नोज फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड गोबलेट सेल्स। अब ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि नासिका के अंदर जो होता है, जो हमारी नोज होती है, नासिका के अंदर गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है। यह कोशिकाएं म्यूकस बनाने का काम करती है। एक गोबलेट सेल्स होती है, मैं जूम करता हूं यहाँ पर देखिए, ये म्यूकस की फॉर्मेशन हो रही है आपकी नाक के अंदर। यहाँ पे आपकी ये रही गोबलेट सेल्स, ये आपको दिख रही है ऊपर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये गोबलेट सेल्स है, गोबलेट कोशिका। यही गोबलेट कोशिकाएं म्यूकस बनाती है। बहुत बार कंपटीशन में एग्जाम में पूछा गया है नाक के अंदर म्यूकस बनाने वाली कोशिकाओं का नाम बताओ, वो होती है हमारी गोबलेट कोशिकाएं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट इट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काम बता दिया गया है यहाँ पे। ये क्या करते हैं? म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस का मुख्य कार्य होता है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का होता है, जो कि हवा के द्वारा हमारी नासिका में प्रवेश करते हैं। हमने सांस लिया, कितने सारे ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए, तो जब सांस लेने के समय जो नोज के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म गए वो म्यूकस में ही चिपक कर रह जाते हैं। और म्यूकस के अंदर एक ऐसी एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में जाके नुकसान ना करे। तो इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, गोबलेट कोशिकाएं नाक में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला काम है म्यूकस का, जो कि म्यूकस बनाती है गोबलेट कोशिकाएं। आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड सेंड टू द लेरिंग्स। देखिएगा एक पाइप है, कनेक्टिविटी का काम करता है कि यह ऊपरी भाग का भाग होता है। देखिएगा कहाँ पे है आपका फेरिंग्स, ये रहा, ये रहा आपका फेरिंग्स, ठीक है। अब ये फेरिंग्स इतना बड़ा है, यहां से ये काम क्या करता है? हमारी जो नेजल कैविटी है, नाक है, इस नाक को कनेक्ट किया हुआ है डायरेक्टली हमारे लेरिंग्स तक, ठीक है। फेरिंग्स जाता है लेरिंग्स तक। इट्स नॉर्मल लेंथ, इसकी सामान्य लंबाई जो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं।
पहला है आपका नेजोफेरिंक्स, ओरिंगोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स। नाम किस हिसाब से रखे भैया, देखो बता देता हूँ। इसे नोजोफेरिंक्स क्यों कहेंगे, नोजो मतलब नाक से जुड़ा हुआ है, ऊपर इतना इतना भाग नोजोफेरिंक्स। ओरिंगोफेरिंक्स क्यों कहेंगे भैया, ओरल कैविटी से कनेक्टेड है ओरिंगोफेरिंक्स। फिर नीचे गया तो इसे क्या कहेंगे ना, हाइपोफेरिंक्स या लेरिंगोफेरिंक्स इसे कहते हैं अपन। क्लियर है, ये 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट इसके माइंड में आप रखना। अब आता है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट प्रोड्यूस अ साउंड। लेरिंग्स क्या करता है, वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड मतलब वॉइस बॉक्स, उसे ही कहा है हमने। ये वॉइस बॉक्स क्या करता है, हमारी जो ध्वनि होती है, जो हम बात कर पा रहे हैं, आपको बता पा रहा हूँ, ये सारा हमारा वॉइस बॉक्स की वजह से यानी कि लेरिंग्स की वजह से हो पाता है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कीप सेपरेट फूड फ्रॉम एयरवे, यानी कि इसका मेन और भी काम होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को सेपरेट रखता है, खाना अलग रखता है और वो अलग रखता है। अपर साइड ऑफ क्यों रख पाता है, क्योंकि जो है लेरिंग्स के अंदर एपिग्लोटिस पाया जाता है, यानी कि लाइन पढ़िएगा, upper side of larynx present epiglottis when food enter then it block the airway and when enter the food then it block the food pipe। बोलना है लेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटस होता है। क्या करता है एपिग्लोटस, जब भोजन अंदर आता है तब ये हवा के पाइप को बंद कर देता है, और जब हवा अंदर आती है तब ये भोजन के पाइप को, जब हम सांस लेते हैं ना तो सांस फेफड़ों में भरती है, ना कि पेट में बढ़ती है या भरती है, या क्योंकि पेट में क्यों भरेगी, जो एपिग्लोटस है वो बंद कर देता है किसका रास्ता, खाने का। और जब हम खाना खाते हैं तो वो फेफड़ों में नहीं जाता, वो स्टमक में जाता है। क्यों, क्योंकि एपिग्लोटस फूड पाइप को बंद कर देता है वहां पर। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट के। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा ये वाला होता है आपका ट्रेकिया। ये रहा ट्रेकिया में आपको एक ऐसे छल्ले जैसे दिखाई दे रहे होंगे, गले में आप हाथ लगा के भी फील, ये शी शेप के कार्टिलेज होते हैं जो कि आपके पाइप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया इज अटैच टू लेरिंग्स एंड लोअर पार्ट इज अटैच विथ लंग्स, यानी कि श्वसन नलिका ऊपरी स्वर यंत्र से जुड़ा रहता है एवं नीचे की तरफ का फेफड़ा भाग जो है फेफड़ों से जुड़ा है। मतलब देखिएगा डायग्राम देखो, ऊपर तो हमारा स्वर यंत्र से जुड़ा है और नीचे वाला भाग कहीं से जुड़ा है, लंग्स में अटैच हो गया। ठीक है। ट्रेकिया इज मेड अप मेनी सी शेप कार्टिलेज, मैंने बोला गले में छल्ले जैसे होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। इसकी नॉर्मल लेंथ बताई गई है 12 सेंटीमीटर जो है इसके सामान्य लंबाई मानी गई है। नॉर्मल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर होती है। अब आती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है, व्हेन ट्रेकिया एंटर इनटू लंग्स देन इट इज डिवाइडेड इन स्मॉल ब्रांचेस व्हिच इज कॉल्ड ब्रोंकाई। यानी कि क्या होती है, आप डायग्राम देखो, ये डायग्राम में यहां से हमारा ट्रेकिया आया पूरा, ठीक है। ये ट्रेकिया अंदर से आके छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो गया। इन शाखाओं को क्या नाम दिया, इनको ब्रोंकाई नाम दिया। पहले ट्रेकिया अंदर जाकर ब्रोंकाई में विभाजित हो गया। 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट इन राइट लंग्स, सीधे वाले लंग्स में 1, 2 और 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है। और अगर बात करो आपके लेफ्ट साइड वाले लंग्स की तो उसमें 2 ही ब्रांचेस होती है, लेफ्ट और राइट। यही आगे चल के छोटे छोटे भागों में आपके विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाई होती क्या है, ट्रेकिया के नीचे वाला भाग होता है। ये क्या करता है, इसमें तीन जो होती है, 3 ब्रोंकाई की शाखा है वो आपके राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो 2 होती है। आगे बढ़ता हूं, एल्वियोलाइज के ऊपर, जो कि एल्वियोलाइज को हम फंक्शनल यूनिट भी मानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखिएगा एल्वियोलाई इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यानी कि हमारा फेफड़े है, फेफड़ों की जो है फंक्शनल यूनिट जो है हम एल्वियोलाइज को मानते हैं। एल्वियोलाइज इज अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। इसमें एक पॉइंट लिखा है एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, का मतलब क्या है, एल्वियोलाइज अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देती है। यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे फेफड़ों को जब जूम करेंगे इस तरह की आपको ब्रोंकाई दिखाई देगी जो कि अंगूर के गुच्छे के समान है। इसी के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी एल्वियोलाइज के अंदर भर जाती है, ऑक्सीजन वहां से ब्लड में चली जाती है और ब्लड से फिर CO2 हमारे लंग्स में आ जाती है, लंग्स से बाहर निकाल देते हैं हम। क्लियर है। इन बोथ लंग्स अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन
300 मिलियन से ज्यादा एल्वुलाइज आपके प्रेजेंट रहती है ईच बोथ लंग्स, यानी कि इन बोथ लंग्स, दोनों साइड के, राइट और लेफ्ट साइड के, लगभग थोड़े बहुत आगे पीछे डेफिनेटली होगी वो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एल्वुलाइज फंक्शनल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब आते हैं लंग्स या फेफड़ों के बारे में। देखिएगा लंग्स के बारे में बेसिक सा, लंग्स इज एन पेयर स्पॉन्जी एयर फिल्ड कोन शेप्ड ऑर्गन विच इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, यानी कि फेफड़े जोड़े में पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट जोड़े में होते हैं, पैर से में होते हैं, पूर्ण रूप से हवा भरी रहती है, और इसमें जो कोन होते हैं, कोन आकृति के, कोन शेप्ड क्या है, ये ऐसे कोने होते हैं ना, इसको कोन शेप्ड कहा है उन्होंने। ठीक है, और इसमें लोब्स डिवाइडेड, सेगमेंट डिवाइडेड रहते हैं। लोब्स क्या है, जब आप इसका एक्सरे देखोगे तो इस तरह से आपको लोब्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इनमें लोब्स होते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल प्लूरल लेयर। लंग्स जो है, हमारे जो लंग्स है ना, ये चारों तरफ से एक लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे प्लूरल लेयर कहते हैं। प्लूरल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन देती है। इसमें बहुत बार इसमें अंदर प्लूरल फ्लूइड नॉर्मली भरा हुआ है, चारों तरफ है, ये आपकी प्लूरल परत है। इसके अंदर देखिएगा ये वाली नीली नीली है ना, ये प्लूरल परत है, इसके अंदर बहुत सारा प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है आपके। ठीक है, बिटवीन बोथ लेयर प्रेजेंट प्लूरल फ्लूइड, वही चीज प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। राइट लंग्स हैज 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग है, मतलब सीधे वाले लंग्स में 3 लोब्स। ये है आपका राइट साइड वाला लोब, इसमें कितने हैं, 3 है, 1 2, यानी कि 1 2 3 लोब्स है, और लेफ्ट वाले में ओनली 1 और 2, केवल 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। राइट वाले लंग्स में 3 और लेफ्ट वाले में 2 लोब्स। आगे बढ़ता हूं यहां से थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ, देखिए रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म आपको समझना होगा। ये तो थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट। अब इसका मैकेनिज्म समझते, एक्चुअल में हवा कैसे अंदर आती है और कैसे बाहर निकलती है, जिसे ब्रीथिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। दो होता है, एक होता है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग मैकेनिज्म मतलब सांस लेना और छोड़ना, और एक होता है गैसों का एक्सचेंज हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि हमारी एल्वुलाइज के अंदर होता है वो। ठीक है, सबसे पहले ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझते हैं। इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस एयर एंटर एंड आउट फ्रॉम द लंग्स नोन एज ब्रीथिंग, यानी कि हवा का फेफड़ों में आना और बाहर चला जाना की प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। अंदर आना और बाहर जाना ही ब्रीथिंग कहलाती है। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन 2 स्टेप, दो स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपिरेशन मतलब सांस को छोड़ देना। देखिएगा इंस्पिरेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इंटर एटमोस्फियरिक एयर इनटू द लंग्स बाय माउथ और नोज। सबसे पहले इंस्पिरेशन में नाक और मुंह के द्वारा फेफड़ों में हवा जाती है, हमने सांस ली, अंदर गई। अब क्या हुआ, दिस प्रोसेस कॉल्ड इनहेलेशन, इसे हम लोग इनहेलेशन भी कहते हैं। अब क्या होगा, सांस को छोड़ देना, वो आता है आपका एक्सपिरेशन में। एक्सपिरेशन का मतलब होता है इन दिस प्रोसेस लंग्स एयर पास आउट फ्रॉम एटमोस्फियर, यानी कि लंग से एटमोस्फियर में पास आउट हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब हवा को बाहर निकालना, इनहेलेशन मतलब लेना, और लेने को इंस्पिरेशन भी कहते हैं और छोड़ने को एक्सपिरेशन भी कहते हैं। आगे बढ़ता हूं, इसमें एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का एक्सचेंजेस कैसे होता है। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ऑकर्स इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स, फेफड़ों की जो एल्वुलाइज होती है उसके अंदर एक्चुअल में चेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में होता है। पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और फिर आता आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है, यानी कि उसे बाहर निकाल देना। एक एक करके समझते, पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। Firstly, in alveoli, oxygen transferred to the blood by diffusion process. सर्वप्रथम एल्वुलाइज के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू चेंज होते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सा आप डायग्राम देख लीजिएगा। हमने सांस ली, छोटी छोटी एल्वुलाइज होती है कुछ इस तरह से। ये एल्वुलाइज के अंदर क्या होता है, हमने जो लिया है उसमें क्या आई है, ऑक्सीजन आई है। ये ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल्स में चले गई, ब्लड वेसल्स से हमारी CO2 फेफड़ों में एल्वुलाइज के अंदर आ गई। जब मैं सांस छोड़ूंगा फिर से वो एक्सचेंज हो गया, वो CO2 बाहर निकल गई। अब ये ऑक्सीजन मेरी ब्लड वेसल्स में गई, ब्लड वेसल्स में जाकर क्या करेगी, इन ब्लड
दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर टू डिफरेंट टिश्यू बाय हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में जाएगी तो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पे बैठेगी, सवारी करेगी, पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगी, फिर से कहाँ पे आ जाएगी, हृदय में आ जाएगी। ब्लड के थ्रू हृदय में आएगी, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा के थ्रू हृदय से फिर से वो भेज दी जाएगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में, फिर से सेम प्रोसेस पूरा मैकेनिज्म चलता रहेगा। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, नाउ ऑक्सीजन रिसीव बाय सेल। अब हमने सांस ली, एल्वियोलाई से हमारी कहाँ चली गई, वो ब्लड में चली गई। अब वहां पर क्या होगा, अब ऑक्सीजन कोशिका के द्वारा अंदर ले लिया जाता है और वह सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करती है। नाउ इन सेल आफ्टर सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब सांस ली, सेल्स के अंदर गई, वो ग्लूकोज से क्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई और एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस में, जो कि हमें एनर्जी देती है। सिंपल मैकेनिज्म। स्टेप थर्ड, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो ट्रांसफर हो जाएगी टू द हार्ट बाय वेन, धमनियों के थ्रू हृदय में चले जाएगी, हृदय से फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से बाहर जाएगी, फिर बाहर से CO2 आएगी, फेफड़ों में आएगी, फेफड़ों से जाकर ब्लड में जाएगी, ब्लड से कोशिकाओं तक जाएगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी, ऊर्जा उत्पन्न करेगी, फिर वो बाहर निकल जाएगी। सिंपल है। बाय लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, बहुत ईजी प्रोसेस है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है रेस्पिरेटरी। आई होप कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप पैरामेडिकल के DMLT BMLT स्टूडेंट हो तो हमारी एप्लीकेशन है इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर के नाम से, प्ले स्टोर पर हमें कोर्स देते हैं। DMLT BMLT स्टूडेंट का पूरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का और BMLT के लिए तीनों ईयर के कोर्स, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट PDF सब अवेलेबल है, साथ में कॉम्पिटिटिव के लिए नोट्स भी अवेलेबल उसमें है। आपको इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इस तरह से आपका नाम आएगा, DMLT है तो DMLT, BMLT है तो BMLT, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये पूरा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।